जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आज आप देखेंगे एनसीईआरटी साइंस सीरीज का एक अगला चैप्टर हम आपसे शेयर करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी साइंस से संबंधित जो कुछ भी पॉइंट होता है उसको हम आपसे शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे और पीछे के सभी वीडियो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 तक आपको क्रमागत रूप से एनसीईआरटी साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे। और आज का चैप्टर इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखेंगे और अपना नोट्स तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो ये चैप्टर आज छोटा सा है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए होते हैं। तो आइए जानते हैं दहन और ज्वाला में हम यहाँ पर वही बात करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जो मैंने पीडीएफ में हाईलाइट कर रखा है। तो कहता है कि आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सीएनजी कहा जाता है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ऊपर में कुछ कहानियाँ दी गई थी जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ा, बस मैंने आपको इतना बताया कि जो ईंधन होता है वो कौन कौन है। तो गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये सभी ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। अब हम जानेंगे कि दहन क्या है। दहन क्या है तो कह रहा है कि कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन आपको बताया था। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम जलकर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम जब एक क्रियाकलाप कास्ट कोयला के साथ करते हैं तो कास्ट कोयला से हमें क्या मिलता है, तो हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो याद रखना है कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। यह है आपका मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम के दहन से हमें क्या मिलता है, अभी आपने जाना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों मिलता है। रासायनिक प्रक्रम में जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे हम दहन कहते हैं। दहन क्या है, तो वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, यानी कि जलता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाही कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ठोस ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। क्या है कि कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाही पदार्थ है। दाही पदार्थ का मतलब जो जलता है। ठीक है, दाही पदार्थ का मतलब जो जलता है वो दाही पदार्थ कहलाता है। बूझो कह रहा है कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे लिए ईंधन है। क्या है, भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो पहेली कह रही है कि ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। क्लास 7 की वीडियो आप जाके जरूर देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट क्लास 7 से यहाँ पर ज्वाइंट होंगे। अब क्रियाकलाप 6.1 है जो आपको करने नहीं है। यहाँ पर यही दिया गया है कि आप कौन से पदार्थ को जलाएंगे तो कौन दायी है और कौन अदाय है। जैसे देखो, हम आपको बताने का प्रयास करें तो लकड़ी क्या है, जलता है तो दाही हो जाएगा। कागज़ जलेगा, लोहे की कील नहीं जलेगी तो अदाय हो जाएगा। मिट्टी का तेल जलता और जलाता दोनों है। पत्थर का टुकड़ा नहीं जलता है। स्ट्रॉ ये जलता है, स्ट्रॉ जिससे हम वो जूस वगैरह पीते हैं। कास्ट कोयला जलता है, माचिस की तिल्ली जलती है, कांच नहीं जलता है। तो ये ऐसे आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप थी जो आपको करना नहीं था, वो बच्चों को करना था। फिर है 6.2 में कि जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। और यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है, तो अब आप रिजल्ट देखें।
रिजल्ट कह रहा है कि हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक, यानी कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए वायु आवश्यक होती है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। यानी कि अवस्था की जो बात है यहाँ पर कह रही है। ये तीन अवस्थाएं दी गई है क्रियाकलाप में, ए, बी और सी। यहाँ से आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। यानी कि नीचे से जब धुआं प्रवेश कर रहा है यहाँ से तो ये जल रहा है। दूसरा में ये है कि जब हम ऊपर से भी बंद कर दिए नीचे से भी बंद कर दिए तो धीरे धीरे जल के बुझ गया। और तीसरा हमने क्या किया, ऊपर से भी जब ढक दिया उस चिमनी को तब क्या हुआ कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं है। यानी कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए, दहन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, वायु की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो हाँ, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, यानी कि अगले चैप्टर या अगले क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि अभी एक दहन है। कह रहे हैं कि आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें हवा ना जाए और हवा न जाने के बाद वो आग बुझ जाए। ये आपको वो व्यक्ति आप देख सकते हैं इस तरह से। बाकी क्रियाकलाप जो दी गई है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जंगल में भी आग कुछ इस प्रकार से लग जाता है। आइए, कहता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए जितना टेम्परेचर मिनिमम होता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि एक कागज़ जो है वो जल्द जलता है, यानी कि उसकी ज्वलन ताप कम होती है। एक मोटा कपड़ा या एक बहुत सारे कचड़ों का ढेर जो देरी से जलता है तो उसका न्यूनतम ताप अधिक होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब हम जानते हैं माचिस का इतिहास क्या है। माचिस कहाँ से और कैसे बना इसके बारे में जानेंगे। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र, ध्यान रखेंगे, में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण है। कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली पर सिरे पर लगाया जाता है। ध्यान रखना है, जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत प्रकाश प्रज्वलित हो उठता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो उठता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ध्यान रखेंगे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाकर रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यदि यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ये आपने जाना माचिस का इतिहास। लेकिन हमने याद करने का प्रयास नहीं किया, तब हम याद करने का प्रयास करेंगे, आप भी याद करेंगे। कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले कि माचिस का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हो रहा है? मिस्र में हो रहा है। कैसे होता था? तो पहले गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में माचिस बनाने के लिए हम गंधक में डुबो करके चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रखते थे। ये प्राचीन काल की बात है। लेकिन वर्तमान समय में कैसे माचिस बनाया जाता है तो कहा जा रहा है
कि एंटी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण। यानी कि पहले जो माचिस बनता था स्टार्टिंग में मिस्र की कहानी को छोड़ करके, मिस्र में जो चीड़ के पेड़ और गंधक से बनाए जा रहे थे, उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा और आधुनिकता में पहुँचे, डेवलप हुए, तब हमने कैसे बनाया, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण और साथ में कुछ गोंद और स्टार्च मिला करके माचिस बनाना शुरू किया। लेकिन जो श्वेत फास्फोरस के कारण वो माचिस ज़्यादा खतरनाक हो जाता था। इसी कारण से हमने क्या किया, कुछ और नए उपयोग किए और नए प्रयोग में हमने पाया कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा करके हमने शुरू किया, और जो रगड़ते हैं वहाँ पर हमने लाल फास्फोरस का प्रयोग किया। यानी कि श्वेत फास्फोरस के जगह पे अब वर्तमान माचिस में लाल फास्फोरस प्रयोग होता है। क्या होता है, लाल फास्फोरस प्रयोग होता है। और ये सवाल पूछे जाते हैं कि माचिस की तीलियों पर कौन सी फास्फोरस या कौन सा तत्व होता है या कौन सा रसायन होता है, तो लाल फास्फोरस। अन्य क्या क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। उसके बाद क्या याद रखना है कि जब श्वेत फास्फोरस की जगह मैंने लाल फास्फोरस को माचिस की तीली बनाने में लिया, तो जो लाल फास्फोरस है वही श्वेत फास्फोरस में भी परिवर्तित हो जाता है। लाल फास्फोरस ही श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होता है और पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जलता कौन है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलता है, पोटेशियम क्लोरेट अभिक्रिया कराता है, लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होता है। तो ये सारी चीज़ को याद रखेंगे। अब कह रहा है कि हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता हो। हमने क्या जाना, ज्वलन ताप किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उसकी न्यूनतम ताप या उसकी न्यूनतम जलने की ताप होता है। मान लिया जाए कोई कागज़ है, इस कागज़ को आपको जलाना है और एक कोई कागज़ है जो भीगा हुआ है यानी कि पानी में गिरा हुआ है। दोनों कागज़ को जब आप जलाओगे तो दोनों, एक पहले जलेगा और एक बाद में जलेगा। क्यों? क्योंकि इस कागज़ की ज्वलन ताप जो है वो कम है और इस भीगे हुए कागज़ की ज्वलन ताप अधिक है। तो न्यूनतम टेम्परेचर जो होता है वो ज्वलन ताप होता है, बिना उसके पाए वो ज्वलन नहीं हो सकता। अब यहाँ आग से संबंधित बात की गई है जो कि ऊपर में आपको जानना नहीं है। यहाँ जानेंगे कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि वैसे पदार्थ जो जल्द जलता हो, वैसे पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है वही ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है। जैसे में कौन कौन सी? तो पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सभी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ के रूप में होते हैं। गन पाउडर हो गया, ये सभी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। यानी कि कम ताप में, उसमें तो थोड़ी सी घर्षण में भी गन पाउडर में आग लग जाता है, तो ये सभी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब हम जानेंगे हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो देखो, ये आग पर नियंत्रण पाने के लिए अब आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए आप अपने अपने प्रयोग कर सकते हो, फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो, फायर का नंबर रखना आपको ज़रूरी होता है, ये सभी प्रक्रिया अपनानी होती है। अब यहाँ थोड़ा सा काम का है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड आता है और जब जल डालता है उसके बाद क्या होता है, देख लो, ये कोई फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई, अब ये जल डाल रहा, तो डालने के बाद क्या होता है वो समझिए। करें कि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, क्या होता है कि ज्वलन ताप कम हो जाता है, ज्वलनशील पदार्थ जलवाष्प से घिर जाता है जिससे आग बुझ जाती है। कहता है आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है, क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो ये आवश्यकताएं हमें 3 है, ईंधन, वायु और उष्मा। ईंधन, वायु यानी कि ऑक्सीजन, उष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि आप किसी आग को एक
फायर ट्रायंगल बनता है। इस फायर ट्रायंगल में से किसी एक को आप अगर इससे आग से बाहर कर दोगे, यानी कि एक आपका ईंधन, एक आपका वायु, एक आपका ऊष्मा, इन तीन में से किसी एक को आप अलग कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये फायर अग्निशमन के लिए ये वाले आपने बहुत बार देखा होगा, है ना, बिल्डिंग वगैरह में किसी कंपनी में लगे हुए तो हैं। तो ये जो यहाँ पर आप अगर देखो ध्यान से, तो इस में बी और सी लिखा हुआ, बी और सी लिखा हुआ, ये फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको। तो ये जो बी और सी है ना, फायर के जो मुख्य रूप होते हैं, मैं थोड़ा सा चैप्टर से हट के लेके चल रहा हूँ, आपके काम के लिए चीज़ है। फायर जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ऐसे एक और फायर वर्तमान में आता है जिसे हम किचन फायर कहते हैं, यानी कि 5 प्रकार के फायर। आग जो ए प्रकार का फायर होता है, ए प्रकार के फायर में होता है ठोस फायर। ठीक है, ठोस फायर का मतलब ये है कि जो कागज़, कपड़ा, लकड़ी वगैरह में जो आग लगता है उसको हम ए फायर कहते हैं। एक होता है बी फायर। बी फायर वह होता है जो द्रव्य फायर के रूप में जाना जाता है। द्रव्य फायर वो है जो कि आपका कह सकते हैं पेट्रोल वगैरह में जो आग लगता है उसको हम बी फायर कहते हैं। एक होता है सी फायर। सी फायर होता है गैस फायर। सी फायर को हम गैस फायर कहते हैं। गैस फायर में वो होता है जो आपका गैस से, यानी कि एलपीजी, सीएनजी वगैरह से आग लगता है वो। एक होता है डी फायर। डी फायर वो होता है जिसको हम धातु फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु फायर बोलते हैं। धातु फायर वो है जो मेटल में आग लगता है। ठीक है, तो मेटेलिक फायर को हम डी फायर कहते हैं। एक पांचवा जो वर्तमान में हमारे फायर से संबंधित जो वैज्ञानिक या एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक पांचवा फायर बताया जो कहलाता है ई फायर। ई फायर को हम किचन फायर कहते हैं। कौन सा, किचन फायर, जो हमारे किचन वगैरह में आग लगता है उसको हम किचन फायर के रूप में जानते हैं। तो ये 5 प्रकार के फायर, मुख्यतः 4 प्रकार के फायर होते हैं। और किस में क्या उपयोग करना है, तो ए प्रकार के फायर में आप पानी से आग बुझा सकते हो। ए प्रकार के फायर को आप पानी से आग बुझा सकते हो। बी प्रकार के फायर में डीसीपी पाउडर लगाया जाता है, क्योंकि द्रव्य फायर में आप पानी डालोगे और वो फैल जाएगा। गैस फायर में आप गैस को बंद करने के बाद एक टीसीई पाउडर और एक डीसीपी पाउडर होता है, इसका प्रयोग कर सकते हो। धातु फायर में जो है आप मुख्य रूप से पानी का तो प्रयोग कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि धातु फायर में तो बिल्कुल पानी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो, आप इतना याद रख लो, धातु फायर में पानी का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। किचन फायर में, और एक और फायर लोगों ने डिफाइन किया, विद्युत फायर। ठीक है, जो आग से आग लगती है, मतलब विद्युत से, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कि मेन स्विच को, मेन लाइन को काट करके पानी से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आग का कुछ श्रेणी है जो मैं आपको बताया हूँ। ये बहुत ही काम का चीज़ है, आप घर में इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं, यहाँ ये अग्निशमन से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। अब इसको जानने का प्रयास करते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए, ये कॉमन चीज़ है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। कहता है जब जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। आ गया लकड़ी वस्तु, यानी कि ए फायर में। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकता है। ठीक है, यानी कि विद्युत में हम आग का प्रयोग नहीं, पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या बताया, मेन लाइन को हटा दो, मेन स्विच को बंद कर दो और पूरी लाइन को काट दो, उसके बाद आप आग फायर बुझा सकते हैं। फिर कह रहा है तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि तेल और पेट्रोल, यानी कि ये लिक्विड फायर में आता है, बी श्रेणी का फायर है, और बी श्रेणी के फायर में हम डीसीपी पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको डाई कैसा तो नाम था इसका डीसीपी का, वो मैं भूल रहा हूँ, कभी बता दूंगा। ठीक है, फिर कहता है कि क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर चलता रहता है। विद्युत उपकरण, अब ध्यान से देखेंगे, विद्युत उपकरण
विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। यानी कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल में पानी आप यूज नहीं कर सकते, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और डीसीपी जो मैंने बताया, डाइक्लोरो ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, मैं भूल रहा हूँ इसको, मैं वो बताऊंगा कभी। तो ये डीसीपी पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हो। अब कहता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है। तो उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है, तो सिलेंडरों में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं हम इसको, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करके। आग के इन पदार्थों को से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग बुझा देती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट से प्राप्त कर सकते हो। अब हम जानेंगे दहन के प्रकार। तो दहन कितने प्रकार के होते हैं उसको जानते हैं। तो हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। गैस जो है तेजी से जलता है, तो वैसे पदार्थ या वैसे ज्वलन ताप या वैसे दहन वस्तु जो जल्दी जलता है, जो ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश देता है, वो तीव्र दहन कहलाता है। करें कि फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कि फास्फोरस जो है इसको हम कमरे के ताप पर जैसे ही लाते हैं तो इसको ये जल में जल जाता है, वायु में जल उठते हैं, मतलब वायु हवा के संपर्क में आते फास्फोरस स्वतः जल जाता है, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। चलो आपसे एक सवाल है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ रखते हैं, जल में, पानी में, मिट्टी, तेल में, कहाँ रखते हैं, आपको बताना है, कमेंट में बताओगे। कह रहे हैं इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों में के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। यानी फास्फोरस जो है स्वतः दहन का उदाहरण है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होता है, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक, याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, मतलब पटाखे छोड़ते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे का दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। पटाखे को आग पर दबा के ईंट पत्थर से भी रखोगे तो भी आग लग सकती है, क्योंकि उसमें छोटी सी मात्रा गन पाउडर की होती है और भी ज्वलनशील वस्तु का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है ज्वाला। ज्वाला कहाँ से हम पढ़ेंगे, तो ज्वाला से संबंधित आप ये देख रहे हो जो पीली पीली भाग सब जगह दिखाई दे रहा है, यही आपका ज्वाला है, ठीक है। ज्वाला की संरचना आपको क्रियाकलाप में करना है। यहाँ पर है दहन पर ज्वाला देने वाला पदार्थ। तो आप ज्वाला देता है, ज्वाला नहीं देता है, तो मोमबत्ती ज्वाला देता है, मैग्नीशियम ज्वाला देता है, कपूर भी ज्वाला देता है, मिट्टी के तेल वाला स्टोव भी ज्वाला देगा, लकड़ी का कोयला ये भी ज्वाला देगा। मतलब लकड़ी का कोयला मुख्यतः उतना नहीं देता है, इसको ज्वाला नहीं देने वालों में आप रख सकते हो। आइए अब यहाँ समझे। कह रहा है दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्प उत्पन्न करेगा वही ज्वाला उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। देखो मैंने यहाँ अभी बताया था आपको, ठीक है, क्योंकि एक वाष्प उत्पन्न नहीं करता और लकड़ी का कोयला ज्वाला
उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा यही वाला, देता तो ज़्यादातर एनसीईआरटी कोई कॉपी करते हैं एग्जाम में, तो यही दे देगा मिट्टी का तेल, मोमबत्ती और एक कोई दे देगा, और बोले कि इनमें से कौन जो है ज्वाला नहीं देता, तो लकड़ी का कोयला ज्वाला नहीं देता। अब आगे आते हैं, ऊपर में कुछ आपके काम का नहीं है। यहाँ देखिए, कहता है ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। यहाँ पर एक प्रयोग किया गया था और यहाँ पर एक कोई धातु को पकड़ा गया, तो ज्वाला जहाँ से उसको लगता है वहाँ पर उसको ज़्यादा गर्म करता है। तो ये आप प्रयोग आप जानते हैं। अब देख लो यहाँ पर मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न कुछ क्षेत्र होते हैं जो जानना जरूरी है। वो ये वाली क्या क्या जानेंगे, तो नीचे में तो ये मोमबत्ती है, फिर कह रहा है सबसे कम गर्म, मोमबत्ती का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वो सबसे कम गर्म होता है, फिर उसके ऊपर जो थोड़ा सा बढ़ेंगे तो कम गर्म होता है, और सबसे ज़्यादा गर्म ऊपर वाला भाग होता है। कि मोमबत्ती के ज्वाला में सबसे कम गर्मी कौन देता है, तो जो बत्ती जो होता है वहाँ पर सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वो सबसे कम ज्वाला देता है, बीच वाला थोड़ा ज़्यादा देगा और सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा ज्वाला देता है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला होता है। ये ध्यान रखेंगे, जिस भी पदार्थ का अगर पूर्ण दहन होता है तो पूर्ण दहन की ज्वाला नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। जो आंशिक दहन वाला होता है वह पीला रंग देता है। जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है वो काला होता है। तो ये रंग आपको याद रखना है, काला, पीला, नीला। जो सबसे कम जलता हो या जो जला ही ना हो वो काला होता है। आंशिक दहन यानी कि थोड़ी बहुत ऊर्जा, यानी कि सेकंड नंबर का जो कम गर्म होता है वह पीला ऊर्जा देता है, और जो सबसे ज़्यादा जलता है वह नीला ऊर्जा देता है। क्या देता है? नीला ऊर्जा देता है। क्लियर? तो याद रखेंगे। अब ईंधन क्या है, क्या जानेंगे? ईंधन क्या है? तो कहता है याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग में संबंधित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन, ये नाम याद रखिए, यहाँ से याद रखिएगा कि अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, मतलब आसानी से मिल जाए, यह सस्ता होता हो और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। यानी कि अच्छा ईंधन वही कहलाएगा जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए, जो सस्ता हो, वायु में आसानी से जल जाए, ऊष्मा ज़्यादा दे और कोई भी अवांछनीय यानी कि जो आपको नहीं चाहिए, राख वगैरह ना बचे, उसको हम अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखते हैं। कहता है संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए कि जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। यानी कि हमारे पास कोई भी आदर्श ईंधन वर्तमान में समझ नहीं है। अब ईंधन क्षमता है। ईंधन क्षमता सबका अलग अलग जलने की होती है। तो कह रहा है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। क्या है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी पर केजी ईंधन के ऊष्मीय मान को लिखा जाता है। और इस ऊष्मीय मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम ईंधन का ऊष्मीय मान होता है। अब यहाँ दिया गया है ईंधन के रूप: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। आप इसको टेबल भर सकते हैं। ठोस ईंधन में कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, द्रव ईंधन में मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल डीजल का हो गया, गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस हो गया, सीएनजी हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया जो जलता है। ये सभी आपका गैसीय ईंधन के रूप में आता है।
अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बॉक्स, इसको आप स्क्रीनशॉट करके कम से कम रखें और बाद में फुर्सत में याद करते रहें, क्योंकि ये काम का चीज़ है। देखो मैंने तो स्क्रीनशॉट कर लिया, लेकिन इतना लेट से हुआ कि पता नहीं सेव हुआ कि नहीं हुआ। मैं फिर से कर रहा हूँ। हाँ, आप देखोगे क्या, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान, एक बार हम आपको पढ़ाने समझाने का बात करते हैं प्रयास। कहता है गोबर के उपले, क्या है, गोबर के उपले। सबसे पहला क्या है, गोबर के उपले 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। लकड़ी 17000 से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। कोयला 25000 से 33000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। पेट्रोल 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मिट्टी का तेल 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। डीजल 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। मेथेन 50000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। सीएनजी 50000 किलो जूल किलोग्राम। एलपीजी 55000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। जैव गैस 35000 से 40000 प्रति किलो जूल प्रति किलोग्राम। हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो आपसे सवाल अब दे दिया इस तरह से इसको कि निम्न में से किसका ऊष्मीयमान अधिक है, और यहाँ से कोई 4 ऑप्शन उठा कर दे दे। देखो आपको कितनी चीज़ याद रखना है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ये जो तीनों के तीनों जो द्रव ईंधन है, इसका ज्वलन यानी कि ऊष्मीयमान सेम है, 45000 किलो जूल प्रति केजी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल का ऊष्मीयमान होता है। फिर आप देखो जो गैस के रूप में दो है, मेथेन और सीएनजी, मेथेन और सीएनजी, इसका ऊष्मीयमान कितना है, तो 50000 किलो जूल प्रति केजी। एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं, ये भी एक गैस के रूप में माना जाता है, लेकिन इसका 55000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीयमान है। जैव गैस, और एक चीज़ आप ध्यान रख लो, कोयला और जैव गैस लगभग बराबर, 25000 से 33000 और 35000 से 40000, आप उसके रेंज में याद रख सकते हो। कोयला और जैव गैस का 35000 से 40000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, कोयला का 25000 से 33000 किलोग्राम है। सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन का। सबसे ज़्यादा स्टार मार्क करके रख लो, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा है। और गोबर का उपला, जिसे हम गांव घर में यूज करते गोईठा के रूप में, उसका ऊष्मीयमान 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। कौन कौन है जो गोबर के उपले देखे हैं, जल्दी से बताइए। तो अगर देखें तो यस टाइप कीजिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए, लकड़ी में 17000 से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो इतना याद रखेंगे। मुख्य रूप से पेट्रोल, मिट्टी का तेल 45000, मीथेन सीएनजी 50000, एलपीजी 55000, जैव गैस 35 से 40000, हाइड्रोजन 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मीयमान का मात्रा क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसलिए मैं बार बार हर एक पॉइंट के साथ मात्रक बोला ताकि आपको याद हो जाए। अब है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे कहता है ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कक्षा 7 में ये हमने पढ़ा था, इस बॉक्स को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा कह रहा है कि इन दहनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की भी मृत्यु हो सकती है। बहुत बार पूछा भी गया है कि ठंड के दिन में कोई किसी रूम में कोयला जलाया गया, सुबह व्यक्ति मरा हुआ पाया गया, किस गैस के कारण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। इसलिए बुझो को कह रहा है कि वो इसलिए सलाह दी जाती है कि कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभव विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा से।
पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ हमें इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ध्यान देंगे, कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। संक्षारक मतलब उसको इरोजन जो बोलते हैं, बर्बाद करने वाला वो। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ता है। ध्यान रखना, कोयला और डीजल जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। पेट्रोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं और ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसके सारे पॉइंट याद रखना है कि कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा जो दम घोटू होता है। पेट्रोल इंजन के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेगा। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाता है। पूछा भी जाता है सवाल, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होता है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है वो अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाता है। अब है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सीएनजी जो अभी बहुत आपने गाड़ी मोटर देखे होंगे, ऑटो वगैरह खूब चलता है सीएनजी का, तो ये इसी कारण, जिसमें किसका होता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं इसलिए। और इसलिए के साथ इस प्रकार हमारा चैप्टर 6 होता है समाप्त। लेकिन अभी आप बने रहेंगे, इसमें हम अभी जानेंगे प्रमुख शब्द, आपने क्या सीखा और ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आप भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे। आइए, प्रमुख शब्दों में आपने जाना अम्ल वर्षा जो किसका, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से प्राप्त होते हैं। ऊष्मीयमान वो होता है जो कि उसको जलाने का 1 किलोग्राम द्रव्यमान में जो जलता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम इसकी मात्रक होती है। दहन जो जलता है, विस्फोट जहाँ पर पटाखे वगैरह, वनोन्मूलन यानी कि वन की कटाई होती। ज्वाला हमने पढ़ा 3 प्रकार का, ज्वाला हमने 3 प्रकार का पढ़ा, कौन कौन सी, सबसे नीचे वाला काला, दूसरा जो होता है पीला और सबसे ऊपर वाला नीला कहलाता है। सबसे अच्छा ज्वलन नीला का, फिर पीला का, सबसे बेकार काला का। सबसे कम ताप नीचे में, बीच में मध्य ताप, सबसे ऊपर में अधिक ताप होता है, हमने देखा था। फिर क्या जाना, अग्निशामक हमने पढ़ा, ईंधन पढ़ा, ईंधन दक्षता पढ़ा, विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, आदर्श ईंधन पढ़ा, ज्वलन ताप पढ़ा और ज्वलनशील पदार्थ पढ़ा। अब आपने क्या सीखा इस चैप्टर में वो जान लीजिए। कहता है जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाही कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाही पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। यह ऐसी गैसें अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करता हो। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रा किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करता है, जिससे दमा बीमारी भी होता है। फिर कह रहा है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन के कारण बताया जाता है। कोयला, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसल, भवन और मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो पूरी कहानी में हमने ये पढ़ा था। अब हम प्रयास करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए, आप भी अपना आंसर बताएंगे। दूसरा सवाल हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला है कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है, क्या होता है? वायु का उपयोग होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का उपयोग या वायु उपयोग ही कर सकते हैं या और कुछ भी कर सकते हैं। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का
प्रदूषण भी कर सकते, उपयोग भी कर सकते, या ऑप्शन पे बनेगा। ठीक है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन हमारा कौन सा है, एलपीजी है ना। फिर है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। कहाँ तक, ज्वलन ताप, जो निम्न ताप होता है उसको। तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो जल द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, हमने बताया था आपको। अब यहाँ कारण बताना है, तो ये सब तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स वही 5 4 था। तो ये होता है चैप्टर नंबर कौन सी 6 समाप्त। ये कौन सा एडिशन था, ये न्यू वाला जो है उसका एडिशन है एनसीईआरटी का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और पसंद तो आते ही हैं। तो बस एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर वगैरह करते रहें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर थोड़ा सा मन छोटा हो जाता है, फिर वीडियो नहीं बनाने का इच्छा होता। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम वीडियो बनाते रहेंगे। कमेंट वगैरह करते रहिए वीडियो, और क्या कहते हैं, शेयर लाइक करते रहिए। मैं देख रहा हूँ इधर पिछले कुछ दिन से आप लोग शेयर नहीं करते, व्यूज़ नहीं आ रहे। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।